बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ, उस दौरान दो जजेस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, दोनों जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए इस हवाले से बात करूंगा। वैसे तो ये केस आईनी केस नहीं था, एक सिंध हाई कोर्ट का इनकम टैक्स के हवाले से फैसला था और उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई। अब उस अपील के अंदर आईनी मामलात को लाया जा रहा है, आईनी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। ये 199 के तहत भी नहीं है, इसको तशरीह भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आईनी तशरीह के हवाले से भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें चूंकि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई समझता है कि जी आईनी तरमीम से इसका कोई ताल्लुक है तो आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो इस किस्म की बात कह रहे हैं। फिर जो अदालती मुआवनीन है, जो दो अदालती मुआविन मुकर्रर किए गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से इस केस में, हामिद खान साहब और मुनीर मलिक, उन पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने एतराज आयद किया और उन्होंने कहा कि जी ये वो अदालती मुआवनीन है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ना सिर्फ अदालत में पिटिशंस दायर की, बल्कि ये उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर उस जो है वो प्रोसेस का हिस्सा रहे। जो अदालती मुआवनीन है जिनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकर्रर किया, हामिद खान साहब और मुनीर मलिक, उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान का कहना था कि ये तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थे, यही तो अदालत में दरखास्त लाए थे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। अब पीटीआई का जो एक जुडिशल विंग है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक्टिव हुआ है और वो चाहता है कि 26वीं आईनी तरमीम को किसी तौर कलअदम करार दे दिया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, सिंध हाई कोर्ट में एक इनकम टैक्स का केस था, उस हवाले से फैसला दिया सिंध हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई। अब वो जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, उस अपील के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ये रिमार्क्स दे रहे हैं। फिर वो जो बेंचेस के हवाले से, वो जो बेंचेस में केसेस की फिक्सेशन के हवाले से इतराजात आयद किए गए, उस पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जी हमें तो इल्म ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। हालांकि जो जजिस कमेटी का इजलास था जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हेड करती हैं, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और उसमें तीसरे जज जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब ये जो जजिस कमेटी है उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत बहुत से सवालात उठा रही है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो लोगों को लग रहा है, बज़ाहिर लोगों को लग रहा है कि वो शायद इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद क्या था? 26वीं आईनी तरमीम इस तनाजुर में की गई कि अदलिया में वो जो जजेस थे जिनको सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस बनना था, जिनको सीनियरिटी बेस पर आगे आना था, वो सीनियरिटी का सुल खत्म हो गया। अब पार्लिमान की स्पेशल कमेटी के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो किसी भी जज को, जो 3 सीनियर प्यूनेट जजेस हैं, उनमें से किसी एक को पिक एंड चूज करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर नामजद कर दे और उनका नाम फाइनलाइज होने के बाद उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया जाए। अब यही हुआ था ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हुए और उनकी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले इसी पार्लियामेंट ने, इसी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाई। और यह पार्लियामान का इख्तियार है कि वो कोई भी कानून साजी करेगी, क्योंकि वो कानून साजी इदारा ना पार्लियामान, तो पार्लियामान की जो कानून साजी है उसको अदलिया स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, बशर्ते ये कि वो कानून साजी अगर आइन और कानून के खिलाफ हो तो फिर अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, वरना अदलिया के पास कोई राइट नहीं है। अब इस 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के तहत हलफ उठाया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये चाहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस पर एक फुल कोर्ट बनाए, वो इस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो 17 के 17 जजेस हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और इस पर फुल कोर्ट बैठे। लेकिन इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी को पता है
कि अगर वो फुल कोर्ट आता है, वो फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं, तो बहुत से जजेस जो अक्सरियती जजेस वो इसकी मुखालफत करेंगे। और सर डेफिनेटली इसकी मुखालफत इस बुनियाद पर होगी कि बहुत से जजेस को पता है कि अब उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि अदलिया में वो जो सीनियरिटी का असूल है वो तो खत्म हो गया। अल जिहाद ट्रस्ट केस जो था उसमें जजेस की सीनियरिटी का असूल तय था ना कि वो जज जो है सीनियरिटी बेस पर चीफ जस्टिस बनेगा, वो जज सीनियरिटी बेस पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, वो जज सीनियरिटी बेस पर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। वो सीनियरिटी का असूल 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद खत्म हो गया। अब उसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब कोई अगर ये समझता है कि वो 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाती है और वो 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते हैं, तो सर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। अब जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसको कबूल भी कर लिया, उन्होंने इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत हलफ भी उठा लिया, वो ही इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी भी हैं, तो वो खुद अपने खिलाफ फुल कोर्ट इजलास क्यों बुलाएंगे? अक्लमंद के लिए तो इशारे काफी है ना कि वो अपने खिलाफ फुल कोर्ट इजलास क्यों बुलाएंगे, उनको क्या जरूरत है फुल कोर्ट इजलास बुलाने की। अब इस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अदालती जो मुआवनीन मुकर्रर की हैं, 2 अदालती मुआवनीन, उसमें हामिद खान साहब जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और दूसरे मुनीर मलिक जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं, दोनों को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत के सामने जब खड़े थे तो इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, दोनों ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया है उस हवाले से उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिए। तो इस दौरान जब अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि ऑनरेबल जज जस्टिस मंसूर अली शाह, मैं आपको मुखातिब करते हुए कहता हूं कि आपने जिनको अदालती मुआविन मुकर्रर किया है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त गुजार थे और उन पर तहफुजात हैं। ठीक है, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि ये केस तो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक है ही नहीं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई वैसे ही डर जाए तो अलग बात है। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैसे ही डर जाए तो वो एक अलग बात है। फिर इसी अदलिया ने ये जो केस चल रहा है सिंध हाई कोर्ट का, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, और फिर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल से जो तहरीरी जवाब तलब किया गया, अब इसी प्रोसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने 2 मजीद अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए, एक ख्वाजा आरिफ साहब और दूसरे एहसन बोंड साहब, दोनों को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अब यहां पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या 26वीं आईनी तरमीम जो है वो खतरे में है या वो खतरा टल चुका है, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी अगर वो फुल कोर्ट इजलास बुलाते हैं तो इट मीन्स के 26वीं आईनी तरमीम तो फारग, चीफ जस्टिस फारग, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस। तो सर ये कहना तो बहुत आसान है, और मैंने वो मिसाल दी ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो सर ये होता नजर नहीं आ रहा। अब 26वीं आईनी तरमीम गले की हड्डी बनी हुई है, और वो इसलिए गले की हड्डी बनी हुई है कि बहुत से लोग जो जुडिशरी के अंदर बैठे हैं, बहुत से ऑनरेबल जजेस, वो ये समझते हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम ने उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का रास्ता हमेशा के लिए रोक दिया, क्योंकि पार्लियामान की स्पेशल कमेटी के पास ही इख्तियार आ गया, और फिर वो नाम फाइनलाइज करके जब वो भेजे वज़ीर आज़म को और फिर सदर जो है वो बाद में हलफ लें, तो सर इसका मतलब कि खाता बंद हो गया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जी इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई डर जाए तो अलग बात है। सर अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो जो पार्लियामान ने इस हवाले से कानून साजी की है उसको अदलिया सरे खाम तस्लीम कर ले, बात उधर ही खत्म हो जाती है। और अगर इसका 26वीं आईनी तरमीम से ताल्लुक हो भी तो सर ये केस तो आईनी बेंच में जाएगा, आईनी मुकदमा ना, तो आईनी मुकदमा तो आईनी बेंच सुनेगा। अब एक बार जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पता नहीं एक केस की समाअत कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने खुद ये बात की, उन्होंने कहा कि जी जो आईनी बेंच है वो आईनी मुकदमात सुनेगा।
उन्होंने खुद कहा था ना। तो इसका मतलब कि आईनी बेंच आईनी मुकदमात सुनेगा। मैंने आपको मिसाल दी थी जस्टिस काजी फायज ईसा की, कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर जज थे तो उनके सामने एक हाफिज कुरान के 20 इजाफी नंबर्स का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ कि हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा का जो जुडिशल ऑर्डर था उसको इंतजामी ऑर्डर में तब्दील किया गया और उसके खिलाफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जैसे जज बैठे हुए थे जिन्होंने उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, उस ऑर्डर को बाईपास किया। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक एक दिन कह रही थी कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो जब माजी में किया जा रहा था तो उस वक्त भी बोलना चाहिए था, उस वक्त भी ये बात करनी चाहिए थी। एक वजीर आजम के कत्ल का इतराफ किया एक जज हैं जस्टिस अतर मिनिल्ला ने। जानवरों के हकूक से मुतल्लिक एक सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस अतर मिनिल्ला जो लाहौर में खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस अदालती फैसले से कत्ल किया गया, इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट मुलव्वस थी। तो सर जब इतने साल भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहा, आज तक किसी चीफ जस्टिस ने जुर्रत नहीं की कि कोई उसको हाथ लगाए, कोई उसकी समाअत करता। भुट्टो खानदान तो इतने साल से अदालत में जाता रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन इंसाफ तब तक नहीं मिला जब तक वो भुट्टो रेफरेंस रद्दी की टोकरी में पड़ा था। जस्टिस काजी फायज ईसा आए, उन्होंने आकर उस केस की समाअत की, उन्होंने उस भुट्टो रेफरेंस के ऊपर 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया और उसी 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया इट वॉज ए जुडिशियल मर्डर, ये एक अदालती कत्ल था। तो सर इसका मतलब कि अदलिया अगर अपनी तारीख से नहीं सीख सकती तो फिर नहीं सीख सकती। तो फिर अगर हम 26वीं आईनी तरमीम को ये कह दें कि 26वीं आईनी तरमीम को हम बाईपास कर दें या उसको हम कलअदम करार दे दें, तो सर फिर पार्लियामान के ऊपर जो अटैक होगा पार्लियामान भी खामोश नहीं रहेगी। उमर अता बंदियाल ने अटैक किया था ना इसी पार्लियामान के ऊपर कि जी पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस करवा दो, उसी पार्लियामान ने उमर अता बंदियाल का फैसला पकड़ के उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि आप तो फैसला पंजाब के हवाले से दे रहे हैं। केपीके की असेंबली भी डिसॉल्व की थी इमरान खान ने, पंजाब की नहीं की थी, केपीके की भी की थी, लेकिन केपीके का मामला मुतलका फोरम देखेगा। बदयांती चेक करें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल की कि केपीके का मामला मुतलका फोरम देखेगा और पंजाब में इलेक्शंस करवाना था। पंजाब असेंबली का इलेक्शंस करवाने के बाद फिर कौमी असेंबली का, फिर सिंध का, फिर बलोचिस्तान का और केपीके का, इनका एक साथ इलेक्शन करवाना था और पंजाब का पहले करवाना था। टारगेट ये था कि इमरान खान को इस मुल्क पर मुसल्लत करना है, वो टारगेट नाकाम हो गया। तो सर पाकिस्तान में जो इस किस्म के कारनामे सरअंजाम दिए जा रहे थे, जो इस किस्म की जो है वो बाकियात को जन्म दिया जा रहा था, जो इस किस्म की सहूलतकारी हो रही थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और एमी तो नहीं ना कहा था उमर अता बंदियाल की वो जो थी सास, आए राफिया ये कम वक्त मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। तो सर ना मार्शल्लाह लगना है, ना इस मुल्क में जमहूरी इस्तेकाम जो है उसको कोई नुकसान पहुंचना है। जमहूरियत जो है वो भी मुस्तहकम रहेगी, पार्लियामान की इज्जत और वकार में भी इजाफा होगा और अदलिया भी पाकिस्तान का एक नंबर 1 इदारा बनेगा। जो पाकिस्तान की अदलिया को, जो पाकिस्तान की जुडिशरी को, जो पाकिस्तान के कानून को, जो पाकिस्तान के जो है वो निज़ाम हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा और वो खाली आ जाएंगे। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।